तो हम लोग चर्चा कर रहे थे भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुसूचियों पर, है ना। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे यहाँ पर अनुसूचियों पर। तो इसमें हमने देखा कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। पहली अनुसूची में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, दूसरी अनुसूची में प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते, तीसरी अनुसूची में प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ के प्रारूप, चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का राज्यों को वितरण, पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में विशेष प्रावधान, छठवीं अनुसूची में आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इन राज्यों के प्रशासन के संबंध में विशेष प्रावधान, सातवीं अनुसूची में संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 सूचियां जो है तो रखी गई हैं। जो राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं वह संघ सूची में जो है तो उन्हें रखा गया है। जो क्षेत्रीय महत्व के विषय होते हैं उन्हें राज्य सूची में रखा गया है, और जो राष्ट्रीय महत्व के साथ साथ क्षेत्रीय महत्व के भी होते हैं उन्हें समवर्ती सूची में रखा जाता है। इस प्रकार से संघ सूची में 100 विषय हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को है, केंद्र को है। राज्य सूची में 61 है ना 61 विषय हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्यों को है, और समवर्ती सूची में 52 विषय रखे गए हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र एवं राज्य दोनों को होता है। यहाँ पर ऐसे विषय जो कि तीनों में से किसी भी सूची में नहीं है, अर्थात संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची, इनमें से किसी भी सूची में जो विषय नहीं हैं उन्हें अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत रखा गया है, और इन अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को दिया गया है। अर्थात जो विषय इन तीनों सूचियों में नहीं हैं, नए विषय आते हैं, उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संघ के पास होगा, केंद्र के पास होगा। हम लोग जानते हैं कि जब संविधान का निर्माण हुआ था तो उस समय कंप्यूटर हमारे यहाँ पर
प्रचलन में नहीं था तो उसे किसी भी सूची में जो है तो नहीं रखा गया। लेकिन जब 80 के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी के द्वारा कंप्यूटर क्रांति के माध्यम से यहाँ पर कंप्यूटर का विकास किया गया तो उसके कुछ अच्छे परिणाम रहे तो कुछ उसके दुष्परिणाम भी रहे, अर्थात उसके फायदे भी रहे लेकिन कई बार जो है तो उनका दुरुपयोग भी किया जाने लगा। तो उस दुरुपयोग को रोकने के लिए कानून की आवश्यकता पड़ी। अब प्रश्न उठा कानून कौन बनाएगा, क्योंकि यहां पर कंप्यूटर के संदर्भ में साइबर का मामला संघ राज्य समवर्ती सूची तीनों सूची में से किसी भी सूची में नहीं था। तो स्वाभाविक सी बात है ये अवशिष्ट शक्तियों में जाएगा और अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास होता है। तो हम लोग जानते हैं कि सन 2000 में केंद्र सरकार के द्वारा एक अधिनियम बनाया गया, आईटी एक्ट 2000, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। तो इस प्रकार से अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती हैं। 8वीं अनुसूची में हमने देखा कि 22 राजभाषाएं। तो ये 8 अनुसूचियां आपके मूल संविधान में थीं। इसके बाद वर्तमान में अगर हम देखें तो 12 अनुसूचियां हैं। तो ये शेष 4 अनुसूचियां कब जोड़ी गई उस पर हम लोग यहां पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले 9th शेड्यूल, 9वीं अनुसूची, इसमें वे विषय रखे गए हैं जिन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वे विषय जिन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। नौवीं अनुसूची में वे विषय जिन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, अर्थात 9वीं अनुसूची में जो कानून बना करके डाल दिए जाएंगे, जिन कानूनों को 9वीं अनुसूची में रख दिया जाएगा, उन कानूनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। अर्थात उन कानूनों के संदर्भ में न्यायालय किसी प्रकार का कोई जो है तो कहना चाहिए कि पिटीशन को स्वीकार नहीं करेगी, उसकी वैधता के बारे में कोई जो है तो जांच नहीं कर पाएगी, अपने जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनरावलोकन का प्रयोग नहीं कर पाएगी। क्योंकि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, है ना? तो इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजों ने यहाँ पर भारत को काफ़ी लूटा और एक प्रकार से काफ़ी जो है तो कमज़ोर किया। खास करके उद्योग, कारखाने आदि जो है तो पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिए, है ना, नष्ट कर दिए। ऐसी स्थिति में नए कारखाने स्थापित करने के लिए
रेलवे लाइनें बिछाने के लिए, सड़कों का विस्तार करने के लिए भूमि की आवश्यकता पड़ती थी। भूमि अर्थात हमारी स्थावर संपत्ति, इमूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन एक बड़ी समस्या यहाँ पर आती थी कि इस समय संपत्ति का अधिकार एक फंडामेंटल राइट्स था, एक मौलिक अधिकार था। और चूंकि मौलिक अधिकार था तो मौलिक अधिकारों के एनफोर्समेंट के लिए व्यक्ति सीधे आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत सीधे हाई कोर्ट जा सकता। तो होता क्या था कि किसी भी उद्योग कारखाने आदि के लिए या रेलवे लाइन बिछाने के लिए या सड़कों के विस्तार के लिए जैसे जो है तो भूमि का अधिग्रहण किया जाता, व्यक्ति तत्काल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता। तो इससे एक तो विकास के कार्य जो है तो अवरुद्ध हुए, विकास के काम जो है तो कहना चाहिए कि गति नहीं पकड़ पा रहे थे। दूसरा, न्यायपालिका पर भी अतिरिक्त बोझ बढ़ रहा था, खास करके हायर जुडिशियरी या कहें कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर इस समस्या से निपटने के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ने का प्रावधान किया गया, जिसे फर्स्ट अमेंडमेंट है ना, प्रथम संविधान संशोधन 1951 1951 है ना, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951, पहला संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से जोड़ा गया। और यह प्रावधान किया गया कि जो भी कानून बना करके इस 9वीं अनुसूची में रखे जाएंगे, उन कानूनों के लिए किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। और ऐसी स्थिति में जो विकास के कार्य हैं उनको सुचारू ढंग से चलाया जा सकेगा। यहाँ पर अगर हम 9वीं अनुसूची का अध्ययन करें तो भूमि अधिग्रहण से संबंधित कई अधिनियम अलग अलग राज्यों से पारित करके 9वीं अनुसूची में डाले गए और उन भू अधिग्रहण अधिनियमों के आधार पर, उन कानूनों के आधार पर भूमि का अधिग्रहण करके रेलवे लाइनें, सड़कों आदि का विस्तार किया गया, कारखानों आदि की स्थापना की गई। तो यहाँ पर 9वीं अनुसूची विकास को ध्यान में रखते हुए जोड़ी गई थी, लेकिन आगे चल करके इस अनुसूची का, 9वीं अनुसूची का दुरुपयोग होना प्रारंभ हो गया। कई राज्य ऐसे कानून जो है तो बना करके, जो कि अपनी वोट बैंक को बढ़ाने के उद्देश्य से कानून बना करके 9वीं अनुसूची में डालना प्रारंभ कर दिया। तो इस 9वीं अनुसूची का दुरुपयोग होने लगा।
पहली चीज। दूसरी चीज, संपत्ति के अधिकार को अगर हम देखें तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 44th अमेंडमेंट है ना, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा है ना, 44th अमेंडमेंट 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट से हटाकर, मौलिक अधिकारों से हटाकर आर्टिकल 300A के अंतर्गत लीगल राइट्स के रूप में रखा गया। और इसी कारण एक केस आया IR सेलो, IR सेलो बनाम तमिलनाडु राज्य, तमिलनाडु राज्य है ना, 2004 है ना, 2004 का केस है। IR सेलो बनाम तमिलनाडु राज्य 2004। ये जो केस आया, इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया कि 24 अप्रैल 1973, 24 अप्रैल 1973 है ना, ये डेट जो है तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड की और कहा कि इस डेट के पहले जो विषय 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिए गए थे, 24 अप्रैल 1973 के पूर्व या पहले जो कानून या जो विषय 9वीं अनुसूची में रख दिए गए थे, जोड़ दिए गए थे, उनका न्यायालय द्वारा जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकेगा, अर्थात उन कानूनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। लेकिन 24 अप्रैल 1973 के बाद है ना, 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी कानून 9वीं अनुसूची में डाले गए, 9th शेड्यूल में डाले गए, उन कानूनों का जुडिशियल रिव्यू किया जा सकेगा, उन कानूनों की समीक्षा की जा सकेगी, न्यायालय उन कानूनों की संवैधानिकता की जांच कर सकेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि 24 अप्रैल 1973 की डेट क्यों? तो 24 अप्रैल 1973 को एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला है ना, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये जो मामला है इसका जजमेंट 24 अप्रैल 1973 को दिया गया था। इसीलिए यह डेट जो है तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित की गई। साथ ही साथ एक चीज और आपको बता दें कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो मामला है, इसमें अभी तक की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का गठन हुआ था।
अर्थात सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ इसमें जो है तो गठित की गई थी 13 जजेस जिसमें शामिल थे। तो ये एक महत्वपूर्ण फैसला यहाँ पर था। तो ये 9वीं अनुसूची हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं 10th शेड्यूल, 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची जो है इसमें दल बदल के संबंध में प्रावधान किए गए। 10th शेड्यूल में दल बदल के प्रावधान किए गए। तो दल बदल के संदर्भ में जो है यहां पर 10वीं अनुसूची में प्रावधान किया गया है, जिसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति एक पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ता है, जीत करके आता है, और वह व्यक्ति उस पार्टी को छोड़ करके किसी अन्य पार्टी में चला जाता है, तो दल बदल कानून के आधार पर 10वीं अनुसूची के आधार पर ऐसे सदस्य की सदस्यता रद्द हो जाएगी, ऐसे सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ऐसा व्यक्ति पर्टिकुलर उस पार्टी के वोट बैंक से जीत करके आया, उस पार्टी के वोट से जीत करके आया है। तो यदि ऐसा व्यक्ति कहता है कि उसका अपना वोट बैंक है, वह अपनी दम पर चुनाव जीत करके आया है, तो ये कानून कहता है कि इसको आप साबित करिए। अर्थात जो मध्यावधि चुनाव है ना, उस सीट पर अलग से जो है तो मध्यावधि चुनाव कराए जाएंगे और उसमें अवसर दिया जाएगा कि अब आप जो है जिस नई पार्टी में गए हैं उस पार्टी में जो है तो उस पार्टी के माध्यम से आप जीत करके आइए, तो आपकी सदस्यता बरकरार रहेगी, है ना। तो वर्तमान पार्टी की सदस्यता उसकी समाप्त कर दी जाएगी। लेकिन यदि किसी पार्टी के 2/3 है ना, 2/3 सदस्य, यदि किसी पार्टी के 2/3 सदस्य एक साथ पार्टी छोड़ करके जाते हैं, तो ऐसे सदस्यों पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा, उनकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। स्वाभाविक सी बात है कि जहां पर 2/3 सदस्य पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं, 100 में से लगभग 66 सदस्य जो है पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं, तो आपकी पार्टी में ही कुछ गड़बड़ी कहलाई, है ना। तो ऐसी स्थिति में फिर सदस्यों की सदस्यता समाप्त नहीं होगी, उनकी सदस्यता बरकरार बनी रहेगी। लेकिन यदि 2/3 सदस्य से कम सदस्य पार्टी छोड़ करके जाते हैं, तो ऐसे सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। और इसका उदाहरण अभी आप लोगों ने मध्य प्रदेश में देखा होगा, 28 विधायकों के द्वारा कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र दिया गया था, कांग्रेस पार्टी को जो है तो छोड़ दिया गया था। परिणाम स्वरूप उन 28 विधायकों की सदस्यता समाप्त कर दी गई थी, जिसके पश्चात उन 28 सीटों पर मध्यावधि चुनाव हुए, है ना, और उन चुनाव परिणामों के आधार पर वर्तमान सरकार स्थिर हो सके। तो इस प्रकार से ये दल बदल कानून के संदर्भ में 10वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया, जो कि 52वें संविधान संशोधन
1985 के द्वारा जोड़ी गई है ना। ये 10वीं अनुसूची जो है 52nd अमेंडमेंट है ना। 52वें संविधान संशोधन 1985 1985 52nd अमेंडमेंट 1985 52वां संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो ये 10वीं अनुसूची हो जाती है दल बदल। इसके बाद 11वीं अनुसूची 11th शेड्यूल 11वीं अनुसूची पंचायती राज संस्थाएं 11वीं अनुसूची पंचायती राज संस्थाओं के बारे में प्रावधान करती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि केवल राजधानी या केवल शहरी क्षेत्रों का विकास करके संपूर्ण देश का विकास संभव नहीं है। यदि संपूर्ण देश का विकास करना है तो इसके लिए संपूर्ण देश को साथ में लेकर के चलना होगा और ये तभी संभव है जबकि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो। यदि सत्ता का केंद्रीकरण होता है तो उस केंद्रीकरण के आधार पर, सत्ता के केंद्रीकरण के आधार पर संपूर्ण देश का विकास संभव नहीं है। इसके लिए